दोस्तों एसएससी के अभी हाल ही के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे सवाल देखे हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वो सवाल इन सभी टॉपिक से हैं जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फसल और वनों के प्रकार उनके उदाहरण से पूछे जाते हैं। और मिलेट्स का ये सवाल 2023 में एक तरीके से ट्रेंडिंग रहा है और काफ़ी कैंडिडेट को इनका पता नहीं है। मिलेट्स में पूछा जाता है, पूछ लिया कंगनी, कुटकी, कोडो, पोर्शो, बर्नयार्ड ये क्या है? स्टूडेंट को पता नहीं ये क्या है, मिलेट्स है। तो मिलेट्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे क्योंकि 2023 का वर्ष है, ये मिलेट्स ईयर है, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। इसके अतिरिक्त फसल उत्पादन में जो भी फसल है जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, उनके उत्पादन में कॉफ़ी है। प्रथम राज्य कौन सा है, राज्यों का थोड़ा क्रम देखेंगे और प्रथम देश कौन से हैं, भारत की क्या रैंक है वो भी देखेंगे। झूम खेती के अन्य नाम से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल देखे हैं। आम्र वर्षा और काल बैसाखी है, एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन पर आधारित है, वो भी कवर करेंगे एसएससी के। तो ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू एंड तक आपको बने रहना है। तो ये जो सीरीज़ है इससे पहले भी काफ़ी कुछ वीडियो आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जीके के जो एसएससी बार बार रिपीट कर रही है, तो इसी सीरीज़ का ये हिस्सा है। जो कैंडिडेट हैं चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा। शुरुआत करते हैं मिलेट्स की। देखिए एफएओ यानी खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और भारत विश्व में मिलेट्स उत्पादन का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा मिलेट्स है वो भारत में होता है। मिलेट्स को हिंदी में आप मोटा अनाज कहेंगे, क्या कहेंगे, मोटा अनाज है। इसका जो दाना है, सीड्स है, वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे बाजरा का दाना आपने देखा होगा उसी टाइप के रहते हैं। भारत मिलेट्स में वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% हिस्सेदारी, यानी विश्व में जो मिलेट्स होते हैं उसमें भारत में होता है 20%। और राजस्थान राज्य अग्रणी है मिलेट्स उत्पादन में, विशेषकर बाजरा भी एक मिलेट्स है, तो बाजरा सबसे अधिक राजस्थान में होता है। और भारत के मिलेटमैन ऑफ इंडिया, भारत में मिलेटमैन कहा जाता है डॉक्टर खादरवली को। तो मिलेट्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादरवली, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक पास प्रो की। जितना इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर करना है उससे 50% ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना, उस सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से आज जुड़िएगा। सिलेक्शन सेल जो अभी लास्ट डेट चल रही है ऑफर की, टीटीजी के कूपन कोड से बेहतरीन डील डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात कर रहा हूँ। इसमें टेक्स्ट बुक पास में क्या होता है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, यानी 700 प्लस एग्जाम्स के जो भी एग्जाम आते हैं देश में, राज्य में, उन सभी के मॉक टेस्ट मिलते हैं। और पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और कोई भी पेपर है उसे आप री अटेम्प्ट कर सकते हो आपकी एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। और डिस्काउंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लेना। टेक्स्ट बुक से लगाते हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते रहेगा। सबसे बेहतरीन आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो है टेक्स्ट बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना मॉक में आपका क्या स्कोर आ रहा है। मिनट्स की बात कर रहे हैं, मिनट्स यानी इंग्लिश में मिनट्स और इसका अर्थ होता है मोटा अनाज। ये सभी छोटे आकार के बीज वाली घासें होती हैं। मिनट से वो आसानी से उग जाती है। इनके लिए कोई केमिकल वाली जो खाद वगैरह है ना, उर्वरक है, वो फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये आप कह सकते हो प्योर होते हैं मिनट्स। और खाने के लिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जो रेशियो रहता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वो मिनट्स में बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। बाकी आप यदि गेहूं वगैरह लेते हो, चावल वगैरह लेते हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का जो रेशियो है ना, वो मेंटेन नहीं रहता है, इसलिए वो आपको शरीर में लाभ नहीं पहुंचाएगा। और मिर्च है वो मोटे अनाज जो कि नुकसान नहीं करता है और साथ ही साथ काफ़ी बीमारियां मिर्च खाने से सही हो जाती है। मिर्च मेंटेन, ये बहुत अच्छा रेशियो मेंटेन करता है पोषक तत्वों का। मिर्च फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और मिनट्स क्या होते हैं, एक तरीके से प्राचीन समय में ये चारे के रूप में होते थे, चारे के रूप में घासें होती थी और धीरे धीरे इनकी खेती करना स्टार्ट हो गई। ये कम समय में तैयार हो जाती हैं, शुष्क और अधिक गर्म जलवायु में अच्छा उत्पादन करती हैं। मिलेट सूखा प्रतिरोधी है, कम जल की आवश्यकता रहती है, कम पोषक वाली मृदा की मिट्टी की आवश्यकता रहती है। और जो ग्लूटेन इनटॉलरेंस है, जैसे गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेन होते हैं। काफ़ी को मना किया जाता है कि आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है क्योंकि ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन है वो असहिष्णु होते हैं, उनके शरीर पर शूट नहीं करता। उस केस में मिलेट्स आप ले सकते हो, ग्लूटेन फ्री रहते हैं खाद्य पदार्थ। आप कहेंगे मिलेट्स की बात कर रहे हो, उसका उदाहरण बताइएगा जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। उदाहरण में आपका ज्वार क्या है, मिलेट्स है। बाजरा भी मिलेट्स है, ये आप देख सकते हो पीएल मिलेट्स कहा जाता है।
काफ़ी कैंडिडेट है बाजरा को डायरेक्टली मिलेट्स बोलते हैं। मिलेट्स में ये सभी आते हैं, बाजरा है पीएल मिलेट्स, ज्वार, रागी भी मिलेट्स है, कंगनी भी मिलेट्स है। एग्जाम में सवाल पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से मिलेट कौन से नहीं है, तो ये याद रखना है, या फिर मिलेट्स का ग्रुप कौन सा है ये देखिएगा। कुटकी मिलेट्स है, कोडो मिलेट्स है, पोशो मिलेट्स है, बर्नियार्ड मिलेट्स है, फॉक्सटेल, यहाँ पर फॉक्सटेल ये देखिए कंगनी, ये भी मिलेट्स है। अभी जो मिलेट्स दिख रहे हैं इसमें कॉमन नाम आपको ज्वार, बाजरा, रागी है, ये आपने सुने हुए हैं। जो फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट्स, कोडो, पोशो, बर्नियार्ड, ये आपने नहीं सुने, तो ये है श्री धान्य मिलेट्स। यानी ऐसे मिलेट्स हैं जो आपने नाम नहीं सुने हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, 150 रुपये किलो इस टाइप से महंगे रहते हैं। तो ये श्री धान्य मिलेट्स महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि इसका उत्पादन कम होता है और शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक रहते हैं, तो इसे श्री धान्य मिलेट्स कहते हैं। श्री धान्य मिलेट्स में 5 मिलेट्स का ग्रुप रहता है। वो 5 मिलेट्स हैं जो काफ़ी लोकप्रिय है, उसमें है फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, बर्नियार्ड, ब्राउन टॉप, ये 5 मिलेट्स हैं जो श्री धान्य मिलेट्स के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं फसलों में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। रबी की फसलों से एग्जाम में सवाल आ जाता है, इसका उदाहरण से आता है, कब बोई जाती है, इनका अन्य नाम क्या है? तो इन्हें सर्दियों की फसलें कहा जाता है, क्योंकि रबी है ये सर्दियों में बोई जाती है। सर्दियों की बात करें तो अक्टूबर नवंबर माह में इसे बोते हैं। फसलों की कटाई है लगभग फरवरी और मार्च महीने में होती है, तो बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। जब खरीफ की फसल एंड होती है उस समय रबी की फसल बोई जाती है। जब मानसून लौट रहा होता है तो फसलों को लौटते मानसून या फिर पूर्वोत्तर मानसून के मौसम में बोते हैं। तो रबी की फसल है पूर्वोत्तर मानसून या फिर लौटते मानसून के मौसम में बोया जाता है, और कम तापमान की आवश्यकता होती है इन फसलों के लिए, इसलिए सर्दियों में ये बोते हैं। अब आप कहेंगे रबी की फसलों के उदाहरण कौन से? तो ये सभी आप उदाहरण देख रहे हो रबी की फसलों में। आलू रबी, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, तारामीरा, सरसों, कुसुम, तोरिया, ये सभी रबी की फसलें हैं। जिसमें गेहूं का काफ़ी बार पूछ लेते हैं, सरसों का पूछ लेते हैं, जो भी रबी की है। और रबी की फसलें होती कहाँ पर ज़्यादातर? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होती है। चना भी रबी की है, अलसी रबी की है, मटर, तारामीरा, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण। विशेषकर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही सवाल आता है। नेक्स्ट अपना है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें हैं गर्मियों के दरमियान यानी जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास इसे काट लेते हैं। ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर इसे मानसून की फसलें कहते हैं, क्योंकि ये मानसून में बोई जाती है। वर्षा यहाँ पर आवश्यक है। मानसून की फसलें हैं खरीफ की फसलें, ध्यान रखिएगा। ये फसलें वर्षा के पैटर्न पर डिपेंड करती है। इन फसलों की बुवाई हेतु अधिक तापमान है, इसलिए ये गर्मियों में बोते हैं। और आर्द्रता भी रहती है यहाँ पर फसलों के लिए, इंपॉर्टेंट है आर्द्रता। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता है, पक रही होती है उस समय गर्मी ज़्यादा, शुष्क वातावरण होना चाहिए। अब जो खरीफ की फसलें हैं इसमें खरीफ का मतलब क्या होता है? खरीफ का अर्थ होता है पतझड़, अरबी भाषा का शब्द है खरीफ। इसका अर्थ होता है पतझड़, यानी अक्टूबर में पतझड़ का मौसम होता है ना, उसी दरमियान इसको बोया जाता है। अब आप कहेंगे इसके उदाहरण कौन से, जो एग्जाम में सवाल पूछ ले डायरेक्टली। उदाहरण में आपका बाजरा कैसी फसल है? बाजरा भी आपकी खरीफ की फसल है, जो मिलेट्स आप बात कर रहे थे। तो मक्का खरीफ की है, धान जो पेडी है, चावल है, ठीक है, धान है, चावल को ही धान बोला जाता है। ज्वार है, जो था आपके रबी की फसल, और ज्वार है खरीफ की फसल। इसके बाद यहाँ पर रागी भी जो मिलेट्स है ये भी खरीफ की फसल है। मूंगफली ग्राउंडनट है खरीफ की। बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, तिल, सीसम तिल, जूट, सूरजमुखी के बीज, सन, नाइजर सीड, कपास, तुअर, कुल्थी, ये सभी आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो खरीफ की फसल की। एक बार फिर नजर दौड़ाते हैं खरीफ की फसलों पर। मक्का खरीफ की है, धान चावल खरीफ की, ज्वार, रागी, मूंगफली, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, सूरजमुखी, सन, नाइजर सीड, कपास, तुअर, कुल्थी, ये सभी है दोस्तों खरीफ की फसलें। आप कहेंगे खरीफ की फसलें होती कहाँ पर है भारत में? तो ये असम में ज़्यादातर, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं जायद की फसलों की, यानी बात करते हैं सब्जियों की। जायद की फसलें हैं खरीफ और रबी, इन दोनों के बीच में। तो आप कहेंगे दोनों का बीच का जो समय रहता है, जैसे ही मार्च में खरीफ की फसलें रबी की फसलें काट लेते हैं, उसके बाद बोई जाती है जायद की फसलें। तो जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून माह में काट लेते हैं, यानी रबी और खरीफ के बीच में जायद की फसलें होती हैं। जायद की फसलों में तेज गर्मी, शुष्क हवाएं आसानी से सहन हो जाती है। जायद की फसलों में उदाहरण में आपके सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, चारा फसलें हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये सभी हैं जायद की फसलें। सूरजमुखी दोस्तों तीनों फसलों में, रबी, खरीफ, जायद सब में। तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, सूरजमुखी जायद की फसलों के उदाहरण ध्यान रखिएगा, इनका तीनों का इंपोर्टेंट आ जाता है। भारत में अधिकांश उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राज्य में जायद की फसलें होती है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य में।
आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं इसके अतिरिक्त है। जैसे चावल भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। और बात करूँ आहड़ सभ्यता में क्या होता था, कौन सी फसल आहड़ में नहीं होती थी पूछ रहे तो आप कहेंगे गेहूँ आहड़ में होता था, बाजरा होता था, जौ होता था। कुछ शुरुआती पौधे जिनको उगाया गया था, शुरुआत में गेहूं और जौ को उगाया गया था, ध्यान रखना शुरुआत में गेहूं और जौ को उगाया गया था, एनसीईआरटी में मेंशन है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसलों में बोई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कौन सी फसल खरीफ में भी बोते हैं रबी में भी बोते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से अरंडी है। इसके अतिरिक्त चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है। तो दक्षिण साउथ इंडिया में खरीफ में और रबी दोनों में उगाई जाने वाली फसलें हैं चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। ये हैं साउथ इंडिया में, रबी में भी उगाते हैं, खरीफ में भी उगाते हैं। अरंडी पूरे भारत में रबी और खरीफ के दौरान उगाई जाती है। एसएससी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट फसलों पर जो सवाल हैं जो आपको जानना आवश्यक है। देखिएगा सवाल पूछा गया है सीजीएल 2022 में निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि ये एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों में किया जाता है। ये सवाल 2 बार एसएससी ने पूछा है। भोजन और चारे दोनों के रूप में उपयोग की जाने वाली फसल है वो मक्का की है। इसके अतिरिक्त ये खरीफ की फसल है, तो मक्का की फसल खरीफ की फसल है। इसके तापमान के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता है और पुरानी जरूर मिट्टी में अच्छी तरह से विकसित होता है मक्का। तो मक्का है, भोजन और चारे में उपयोग होता है। खरीफ की फसल है, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, जरूर मिट्टी में अच्छी तरह से होता है। तो बात हो रही है मक्का की। मक्का से इस सवाल और भी पूछा गया है एसएससी जीडी में कि खरीफ और चारे और भोजन दोनों में उपयोग की जाने वाली खरीफ की फसल है मक्का। नेक्स्ट यहाँ पर किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, तो मक्का को नहीं का पूछा है। ये सीजीएल 2022 में आ चुका है। तो मक्का यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको उच्च वर्षा और तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, तो मक्का यहाँ पर हो जाएगा। और सवाल देखिएगा जीडी में एसएससी में आ चुका है कि भारत के उत्तरी भाग में खरीफ और दक्षिण भाग में रबी फसल के रूप में क्या उगाया जाता है। उत्तरी भारत में तो आप खरीफ में उगाते हो और दक्षिण भाग में रबी, सीसम है, तिल है। तो ये एसएससी जीडी में आ चुका है। तिल को दोस्तों उत्तरी भाग में तो खरीफ की फसल और दक्षिण भाग में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो कौन सी फसल गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है और लगभग 100 सेंटीमीटर की अच्छी तरह से वितरित वर्षा या सिंचाई सुविधा के साथ 21 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। बात हो रही है चावल की। ये चावल है जो कि गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से उगता है। चावल होता है पानी के अंदर ही होता है। लगभग 100 सेमी की अच्छी तरह से वितरित वर्षा की आवश्यकता, 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है। तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। चावल एक खरीफ फसल है जिसमें उच्च तापमान, आर्द्रता के उच्च स्तर और कम से कम 100 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की विशेषता सवाल में मेंशन थी। अगला सवाल देखो निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है। चावल को वर्ष भर उगाते हैं खरीफ रबी दोनों के दरमियान। तो ये चावल हो जाएगी पूरे वर्ष उगाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में एसएससी के पूछे हुए थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो फसल की बात कर रहे थे उसके उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अवरोही क्रम की बात करते हैं यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। जैसे फसल में ज्वार की बात करें, ज्वार हाईएस्ट होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक तमिलनाडु है। तो ज्वार महाराष्ट्र है, ज्वार महाराष्ट्र। ज्वार कहाँ पर, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। बाजरा राजस्थान, ज्वार राष्ट्र, बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बाजरा होता है राजस्थान, सेकंड होता है उत्तर प्रदेश में, थर्ड होता है गुजरात में। मक्का, मक्का के काफ़ी सवाल अभी आपने देखे थे जो चारे और भोजन दोनों में रूप में उपयोग होता है। होता कहाँ पर है, मेज मक्का हाईएस्ट होता है कर्नाटक में। मक्का कर्नाटक, मक्का क कर्नाटक, बाजरा रा राजस्थान। कर्नाटक के बाद मक्का कर्नाटक का मक्का, ठीक है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार में होता है मक्का मेज। चावल है जो धान पेडी है, ये कहाँ पर होता है हाईएस्ट, तो चावल होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद यूपी में होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब में होता है, ठीक है। ये सभी याद रखना है, सवाल आ जाते हैं। मक्का महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक, ज्वार महाराष्ट्र है, चावल पश्चिम बंगाल है, गेहूँ यूपी एमपी पंजाब। ये हाईएस्ट गेहूँ होते हैं यूपी में, उसके बाद एमपी में, फिर पंजाब। तो गेहूँ होते हैं उत्तर प्रदेश में। रागी जो मिलेट्स है ना, रागी मिलेट, रागी मिलेट्स है, ये कर्नाटक में होता है। रागी साउथ इंडिया कर्नाटक, तमिलनाडु उत्तराखंड, यहाँ पर होता है रागी। तो रागी होता है कर्नाटक। राग करना है, राग आपको करना है, राग करना है, अच्छी राग करेंगे तो अच्छा सॉन्ग रहेगा। रागी कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। और अरहर, अरहर दाल को तूर भी कहा जाता है, तूर कह सकते हो आप, तूर। तूर जो दाल है, पल्स है, अरहर दाल,
ये एमपी में। दालें ज़्यादातर मध्य प्रदेश में होती है। दालों का सवाल पूछ लेना तो डायरेक्टली एमपी आप करिएगा। अरहर हो गई, ग्राम दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, ये एमपी में है। लेकिन ध्यान रखना मूंग भी एक तरीके से दाल ही है। मूंग की दाल है ना वो राजस्थान में होती है। कहाँ पर होती है? मूंग होता है राजस्थान में, मूंग राजस्थान। बाकी दाल में आप देखेंगे अरहर जो तुअर की दाल है एमपी में सबसे अधिक, उसके बाद महाराष्ट्र। ग्राम दाल है वो चना की दाल, इसे आप बोलते हो ग्राम दाल। ग्राम दाल हाईएस्ट होती है एमपी में, सेकंड कर्नाटक में होती है। उड़द की दाल एमपी में होती है, सेकंड आंध्रा में होती है। मूंग राजस्थान में होता है, सेकंड आंध्रा में होता है। अन्य दालें एमपी में सबसे अधिक होती हैं सभी दालें। स्मॉल मिलेट्स होता है उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। स्मॉल छोटा अनाज, छोटा जो अनाज है वो मिलेट्स है, छोटा मिलेट्स। स्मॉल मिलेट्स उत्तराखंड में होता है, उसके बाद एमपी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट जौ की बात करें, जौ, जौ होता है राजस्थान, जौ राजस्थान, जौरा। एक होता है ना मुजरा, जरा, जो राजस्थान। उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है जौ, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में। ग्राउंड नट जो मूंगफली है ना, मूंगफली गुजरात में। मूंगफली, मूंगफली है ये गुजरात में हो जाती। कहाँ पर? गुजरात में। ग्राउंड गुजरात, ग्राउंड गुजरात, ग्राउंड गुजरात। ग्राउंड नट होता है ना मूंगफली, जो जमीन के नीचे होती है, ग्राउंड में होती है। तो गुजराती हैं वो अंडरग्राउंड में होते हुए भी बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। तो गुजरात में होती है मूंगफली। नेक्स्ट अपने राजस्थान में होती है मूंगफली, हाईएस्ट गुजरात में। अरंडी के बीज, कैस्टर सीड होते हैं गुजरात में। अरंडी भी गुजरात में होती है। कहाँ पर? मूंगफली गुजरात में, तो अरंडी भी गुजरात में। गन्ना दोस्तों यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट होता है शुगर कैन, गन्ना। उसके बाद महाराष्ट्र में होता है गन्ना, यूपी और महाराष्ट्र में। कॉटन कहाँ पर होता है? कपास होता है गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में सवाल आता है कपास उत्पादन हाईएस्ट कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे कपास होता है गुजरात में। ठीक है, कपास है, कॉटन है वो गुजरात में होता है। तिल, सीसम, शीशम तिल है। तिल अपने देखा था रबी उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में उगाते हैं। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट होता है तिल। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश में होता है। ध्यान रखना तिल का पूछे ना तो पश्चिम बंगाल वाले तिल निकाल देंगे आपका। तिल है ना, तिल से तेल निकाला जाता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और फिर मध्य प्रदेश में सूरजमुखी सनफ्लावर का भी तेल होता है, तो कर्नाटक में। सूरज कर्नाटक, सूरज कहाँ पर करना? सूरज कर्नाटक, सनफ्लावर कर्नाटक। फ्लावर को क्या करना? कर्नाटक में। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये उसके बाद। जूट वेस्ट बंगाल बता चुका हूं मैं। तंबाकू होता है वेस्ट बंगाल में, जूट तंबाकू वेस्ट बंगाल में। जो कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान में। जूट आपके वेस्ट बंगाल में होता है, तंबाकू आपके पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अतिरिक्त तिल भी पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट होता है। और चावल कहाँ पर होता है? ये वो भी वेस्ट बंगाल। सूरजमुखी कर्नाटक। अनाज जो फूड ग्रेन है ना, अनाज है जिसको खाद्यान्न है, जिसे आप बोलेंगे फूड ग्रेन, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट अनाज होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। चाय कहाँ पर सबसे अधिक होती है? तो चाय दोस्तों आसाम में होती है। चाय असम में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में होती है, फिर तमिलनाडु में। तो असम के बाद चाय हाईएस्ट होती है पश्चिम बंगाल में। कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक में होती है, उसके बाद केरला में, फिर तमिलनाडु में। तमिलनाडु चाय कॉफी में तीसरे स्थान पर। अब विश्व में सबसे अधिक कृषि प्रोडक्ट कौन कौन से देश में होते हैं? तो भारत चौथे स्थान पर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। हाईएस्ट कृषि उत्पादन होता है चाइना में। चाइना फर्स्ट पर है कृषि प्रोडक्शन में, कृषि उत्पादक में। सेकेंड कृषि प्रोडक्शन में यूएसए सेकेंड टॉप है। थर्ड ब्राजील है, चौथे स्थान पर अपना इंडिया है, पांचवें पर रशिया, छठे पर फ्रांस है। तो विश्व में शीर्ष कृषि उत्पादक देश चीन, यूएसए, ब्राजील, भारत, रूस और फ्रांस। अब देख लेते हैं विश्व में इन सभी अनाज उत्पादन में टॉप कौन सा देश है। जैसे मिलेट है, सबसे अधिक मिलेट होता है, बाजरा होता है, वो भारत में ही होता है। भारत के बाद मिलेट्स होता है नाइजीरिया में, तो सबसे अधिक बाजरा है वो भारत में। चावल जो सबसे अधिक होता है वो चाइना में होता है। भारत चावल उत्पादन में सेकंड है, भारत गेहूं उत्पादन में सेकंड है। ज्वार उत्पादन में फर्स्ट यूएसए, भारत थर्ड है, नाइजीरिया सेकंड है। गेहूं उत्पादन में भी टॉप है वो चीन, चावल उत्पादन में भी टॉप है वो चीन, बाजरा में भारत है। गेहूं उत्पादन में सेकंड भारत है, चीन यहाँ पर भी टॉप है। दाल उत्पादन में भारत टॉप पर है, दाल है पल्सेज में भारत टॉप पर है, पल्सेज में सेकंड पोलैंड है। लेंथिल भी दाल की तरह ही है, जो मसूर की दाल आप कह सकते हो, ठीक है, मसूर। लेंथिल में कनाडा टॉप पर है, भारत सेकंड है। मक्का मेज है, मक्का की काफ़ी बड़ी बात हो रही थी,
भारत में कर्नाटक में जो हाईएस्ट होता है वो विश्व में यूएसए में हाईएस्ट होता है। यूएसए में मक्का सबसे अधिक है, चाइना सेकंड, टॉप सेकंड है चाइना मक्का में। जो कहाँ पर होता है दोस्तों, जो होता है इंडिया में सबसे अधिक, जो इंडिया में, और उसके बाद कनाडा में। राई सबसे अधिक रशिया में होती है। चारा, चारा यूएसए, चारा यूएसए, चारा यूएसए। उसके बाद चाय कहाँ पर होती है, चाय चाइना, फिर इंडिया, कॉफी ब्राजील, फिर वियतनाम। गाय का दूध हाईएस्ट कहाँ पर होता है, आप कहेंगे भारत में गाय का दूध सबसे अधिक, उसके बाद यूएसए में होता है। भैंस का दूध भी भारत में सबसे अधिक होता है। बकरी का भी भारत में सबसे अधिक होता है। भैंस का दूध भारत के बाद पाकिस्तान में होता है। कपास सबसे अधिक चाइना में, सेकंड इंडिया में होता है। कॉटन जो आप गुजरात में सबसे अधिक देख रहे थे, वो चाइना में यहाँ पर हो रहा है सबसे अधिक, भारत में सेकंड। जूट भारत में सबसे अधिक और बांग्लादेश में उसके बाद। तिल चाइना में सबसे अधिक होता है, भारत में सेकंड। सिल्क है, रेशम है, चाइना में टॉप पर है, भारत सेकंड है। काजू वियतनाम टॉप पर है, भारत सेकंड है काजू उत्पादन में। केला उत्पादन में भारत टॉप पर है, फिलीपींस सेकंड है। आम में भारत टॉप पर, नारियल में फिलीपींस टॉप पर, गन्ना में ब्राजील टॉप पर, भारत सेकंड है। पपीता में भारत टॉप पर, नींबू लेमन में भारत के बाद मैक्सिको है। दलहन में भारत के बाद मोजाम्बिक है, और बैंगन में चाइना के बाद इंडिया है। नेक्स्ट अपन देख रहे थे कुछ इंपोर्टेंट टर्म, जैसे लू, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो लू होता है ये उत्तर भारत में। पूछ लेते हैं लू कहाँ पर, लू जो एक तरीके से हवा रहती है, शुष्क हवा, वो कहाँ पर बजती है, लू कहाँ पर चलती है। तो लू चलती है, लू वाली जो हवा चलती है ना, ये उत्तर भारत में चलती है। भारत के उत्तरी मैदान जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यानी पंजाब से बिहार तक के उत्तरी मैदानी इलाकों में उच्च तीव्रता से चलने वाली जो गर्म शुष्क पवनें हैं गर्मियों के दौरान, वो है लू। काल बैसाखी क्या है, काल बैसाखी एक तरीके का स्थानीय तूफान है। कहाँ पर, बंगाल में। इसका मतलब तेज गति से चलने वाला स्थानीय तूफान, गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है, काल बैसाखी बंगाल में। नेक्स्ट अपनी फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल और उसके निकटवर्ती कहवा क्षेत्र है, तो कहवा के फूल यहाँ पर खिलने लगते हैं फूलों वाली बौछार में। कहाँ पर, केरला में। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, ये भी केरल कर्नाटक में होती है। ये गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा है, आम पक जाते हैं आम्र वर्षा में। अब देखते हैं दोस्तों झूम खेती। झूम खेती से एग्जाम में काफी बार सवाल आते हैं। एक तो झूम खेती को स्थानांतरी खेती कहा जाता है। नागालैंड में झूम खेती के तहत भूमि का उच्चतम प्रतिशत है, वो नागालैंड में हाईएस्ट झूम खेती होती है। इसके बाद मणिपुर, असम, मेघालय, तो ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य है ना, और जो पूर्वी राज्य है ना, यहाँ पर झूम खेती, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये झूम खेती सबसे अधिक होती है। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, झूमिंग खेती भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो ये राज्य बताए हैं ना, यहाँ पर इस खेती को बोला जाता है झूम। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में झूम खेती के क्या क्या नाम है, तो सवाल आ जाता है। वेवर और दैयार कहा जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे वेवर और दैयार कहा जाता है। जरा और एरका कहा जाता है दक्षिण राज्यों में, झूम खेती को जरा एरका बोलते हैं। बत्रा कहा जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में बत्रा। पोडू आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है, पोडू आंध्रा, आंध्र पोडू, ठीक है, पोडू आंध्र प्रदेश। कुमारी कहाँ पर कहा जाता है झूम खेती को, केरल में कहा जाता है। कमन, विंगा, धावी, तो झूम खेती का ओडिशा में नाम है धावी, ओडिशा में नाम है विंगा, ओडिशा का नाम, ओडिशा में झूम खेती का नाम है कमन। तो कमन, विंगा, धावी, ये झूम खेती के नाम है ओडिशा में। पामलू, जो पामलू नाम है वो मणिपुर में, मणिपुर में झूम खेती को पामलऊ कहा जाता है। दीपा कहाँ पर कहा जाता है झूम खेती को, तो बस्तर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में झूम खेती को दीपा कहा जाता है। तो ये सभी अन्य नाम वेरी इंपॉर्टेंट है झूम खेती के। विश्व में भी झूम खेती के नाम से सवाल पूछ ले तो याद रखना है। कैगिन फिलीपींस, कैगिन फिलीपींस, टुंग्या बर्मा, तमराई थाईलैंड, तमराई थाईलैंड, चाइना, श्रीलंका में झूम खेती को चाइना बोलते हैं। रे, मिल्पा, मिल्पा अफ्रीका में बोलते हैं। रे वियतनाम में बोलते हैं। और रोका ब्राजील में, हुमा इंडोनेशिया और जावा में, कोनुकू वेनेजुएला में बोलते हैं। लोगन पश्चिम अफ्रीका में, मसोले कांगो में बोलते हैं। टेवी मालागासी में, तुंग्या म्यांमार में तुंग्या है। चेना श्रीलंका में, लेदांग है जावा और मलेशिया में। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है वन है, जो वनों के उदाहरण से सवाल आते हैं। जो भारत में प्रमुख रूप से वर्षा आधारित वन है, वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों की जो कैटेगरी है उस पर नजर दौड़ाते हैं। जैसे 5 प्रमुख कैटेगरी हैं। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, पर्वतीय समशीतोष्ण, पर्वतीय
उपोष्णकटिबंधीय अल्पाइन वन। अब देखते हैं एक एक करके, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं। सदाबहार वन से एग्जाम में बहुत सवाल आए हैं, तो वनों में लगभग एसएससी प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछ लेती है। उनके उदाहरण देखते हैं, कुछ विशेषताएं देखते हैं जहां से सवाल थोड़े घुमा के आए तो भी आपके गलत ना हो। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वनों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, सवाल पूछ ले वर्षा वनों के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो सदाबहार वन है, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सदाबहार वनों को विषुवतीय वन भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा वाला जो विषुवतीय वन है ना, सदाबहार वन है, वो विषुवतीय वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का सबसे बड़ा एकल क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अमेजन बेसिन। सदाबहार वन मुख्य रूप से भारत में कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है। तो भारत में केरल कर्नाटक में होते हैं सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब है सदा हरे भरे रहने वाले वन है, हमेशा ये हरे भरे रहेंगे। और भारत में कर्नाटक केरल में सबसे अधिक है। बाकी पश्चिमी घाट है ना, वो सदाबहार वन का प्राथमिक स्थान है, वो है दोस्तों वेस्टर्न। जो पश्चिमी घाट है सदाबहार वन सबसे अधिक। उसके उदाहरण में सदाबहार वन में पील वृक्ष है, सरोवर है, फर वृक्ष है, सरल वृक्ष है, चीकू, नीम, नींबू, सिनकोना, रोजवुड, शीशम, महोगनी, आबनूस, ये सदाबहार वन की प्रमुख उदाहरण है। सदाबहार वनों में ताड़ भी आ जाते हैं, नारियल है, केवड़ा है, महोगनी है। पूछ ले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महोगनी का काफी बार एग्जाम आए हैं। और विश्व में ये वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 7% वन है, वो सदाबहार वन है, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इसके उदाहरण का ध्यान रखना है, रोजवुड, शीशम, महोगनी है, या फिर नारियल, ताड़ है, ये सभी सदाबहार वन ही है। अब बात कर लेते हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन की। तो ये भी कहीं कि सदाबहार वन है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है। कहाँ पर होते हैं ये दोस्तों? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत ही आते हैं। एक आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन आता है, एक अर्ध सदाबहार वन आता है, एक शुष्क सदाबहार वन आता है। तो सबसे पहले अपन आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं। ये वन होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट की पूर्वी और पश्चिमी ढलान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा, इसके साथ साथ मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये प्रमुख रूप से होते हैं। तो राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में होते हैं। बाकी क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत में, बाकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है जो सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वन का ही उदाहरण है। जलवायु यहाँ पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन की जलवायु आपको पूछे तो आप कहेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक तो वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा की बात है। तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होना चाहिए, और लगभग ये 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में ये होते हैं। और आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन ये एक तरीके से सदाबहार वन का ही उदाहरण प्रकार है। तो ये वन वर्ष हरे भर रहते हैं, पूरे वर्ष भर। वृक्षों की ऊंचाई ये 60 मीटर या उससे अधिक हाइट पर रहते हैं। वृक्षों की प्रजातियों में एनी है, रोजवुड है, महोगनी है, इबोनी है, ये सभी आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। वृक्षों की प्रजातियों के बाद वृक्षों के उदाहरण में जेक फल, पाम, जामुन, आम, कटहल, सुपारी, होलॉक, ये सभी आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है। अब देखते हैं अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन कहाँ पर होते हैं? तो ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। तो इनका क्षेत्र याद रखना है, इनके उदाहरण याद रखने हैं। इन वनों में आर्द्र सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रण रहता है। तो अर्ध ये अपने आप में अर्ध सदाबहार है, तो ये आर्द्र सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण है। अब इसके उदाहरण जानने आपको बहुत आवश्यक हैं। तो उदाहरण में सफ़ेद देवदार, होलॉक, केल, ये सभी अर्ध सदाबहार वन हैं जो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय में होते हैं। नेक्स्ट अपने शुष्क सदाबहार वन। शुष्क सदाबहार वन कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। तो उत्तर में और दक्षिण में अलग अलग, जैसे उत्तर में शिवालिक पहाड़ी और हिमालय की तलहटी, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। और जो शुष्क सदाबहार वन है, ये वन लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पर होते हैं, ऊंचाई तक स्थानों में पाए जाते हैं। ये वन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क मानसून और भीषण ठंड वाली जलवायु होती है। इन वन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु है लेकिन शुष्क मानसून के बावजूद भीषण ठंड वाली जलवायु रात्रि को। ये वृक्ष है कैसे होते हैं? पॉलिश किए हुए होते हैं, एक तरीके से पालिशदार होते हैं, सुगंधित होते हैं,
कठोर पत्तों वाले सदाबहार वृक्ष हैं शुष्क सदाबहार वन। इसमें कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। उदाहरण में अनार, जैतून, ओलियंडर, ये शुष्क सदाबहार वन ही है। नेक्स्ट अपना है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एसएससी में बार बार रिपीट होने वाले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां से सवाल आ ही जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मानसून वन कैसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसून जो वर्षा होती है उस दरमियान रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है। ये वन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वन जहाँ वर्षा के कुछ समय में भारी वर्षा होती है। तो वर्ष के कुछ समय में जब भारी वर्षा होती है यानी मानसून के दौरान, इसके बाद एक शुष्क मौसम होता है। जैसे ही भारी वर्षा हुई और वर्षा खत्म के बाद शुष्क मौसम आएगा तो ये वन एक तरीके से उनको पोषण स्टार्ट हो जाएगा और बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की वर्षा आप देख लो 70 से 200 सेंटीमीटर है। और पर्णपाती वन है ना, ये दोस्तों भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र को कवर करते हैं। 60% से अधिक भारत में पर्णपाती वन ही है, जिसमें पर्णपाती वन में ये पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय होते हैं। एक होता है पर्णपाती वन में आर्द्र पर्णपाती वन, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के ही प्रकार हैं, आर्द्र और शुष्क। जिसमें ये जो पर्णपाती वन है 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा भारत का 60% एरिया कवर करता है। इसके उदाहरण में अनार, अंजीर, शहतूत, कुंभ, भुर्ज, शीशम, ये तो है ही है। लेकिन प्रमुख उदाहरण की बात करेंगे जो अभी आर्द्र और शुष्क से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आते हैं, ये उदाहरण जानने आपको बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आर्द्र को आप नम कह सकते हो, वेट कह सकते हो। तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर होते हैं? पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, उत्तर पूर्वी राज्य। अब पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय की तलहटी और ओडिशा में रहते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में, और ये ऊंचे वृक्षों के साथ विस्तृत शाखाओं के आवरण वाले वन होते हैं। ऊंचे वृक्ष के साथ यहाँ पर शाखाएं भी रहती है। आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण आपको जानना आवश्यक है। साल आपका आर्द्र पर्णपाती वन है, या फिर नम पर्णपाती वन है। साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, महुआ, ये किसके उदाहरण है सभी दोस्तों? ये नम पर्णपाती वन या फिर आर्द्र पर्णपाती वन के हैं। एक बार फिर देखिएगा, साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन भी किसका है? साल, सागौन, शीशम, यही आते हैं। साल, सागौन, शीशम, आर्द्र पर्णपाती, ये तीन ही आते हैं विशेषकर। शुष्क पर्णपाती वन में कौन से उदाहरण है? शुष्क पर्णपाती वन में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, धावड़ा को अक्सलवुड कहते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर होते हैं? तो ये लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग में होंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भाग में, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और संपूर्ण उत्तरी भाग के अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर इन राज्यों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और बाकी अपन पर्णपाती वन की बात हुई थी तो वर्षा थी उसमें 70 से लेकर 200, तो 70 से 100 तक तो आपका शुष्क है, बाकी 100 से 200 है वो आर्द्र पर्णपाती वन है। तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। शुष्क क्षेत्रों पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष शुष्क मौसम के प्रारंभ में पत्ते पूरी तरह गिरा देते हैं। इसमें तेंदू, पलास, पलास का पूछे, तेंदू का पूछे, अमलतास का पूछे तो आप कहेंगे शुष्क पर्णपाती है। खैर, बेल, धावड़ा का पूछे तो शुष्क पर्णपाती है। बाकी साल, सागौन, शीशम का पूछे तो ये नम पर्णपाती है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती के बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आते हैं। पहले नम, उसके बाद सबसे ज्यादा नम, फिर शुष्क। अब देखते हैं कांटेदार वन जो मरुस्थलीय वन है वो कौन सा। एसएससी में पूछा गया एक सवाल था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ये ऑप्शन थे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सागौन, शीशम है। नम वाले मैंने बता दिए तो बी डायरेक्टली आप करेक्ट हो जाएगा। शीशम, महुआ, साल, सागौन, ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो कांटेदार वन होते हैं ना वो मरुस्थल में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मरुस्थल जैसे कि राजस्थान में ज़्यादा है। आप देखिए कहाँ पर है, तो क्षेत्र की बात करें तो उत्तर, पश्चिम, मध्य, दक्षिण सभी भारत की काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कांटेदार वन है। काली मिट्टी जहाँ पर राज्य, यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं कांटेदार वन। वर्षा काफ़ी कम होती है, वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए कांटे रहते हैं, पत्तियाँ नहीं रहती है। वर्षा ज़्यादा तो पत्तियाँ रहेगी। वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से कम होती है। ये वृक्ष वर्ष भर पर्ण रहित होते हैं, यानी पत्तियाँ नहीं होती इसमें, पर्ण रहित। बाकी इन वनों में विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ, जब देखिए कांटेदार है तो झाड़ियाँ सबसे अधिक है। और इस क्षेत्र में आमतौर पर जो वन है उसमें जैसे कैक्टस है,
स्प्रेज है, कापर है, ये प्रजातियां रहती है। उदाहरण में आप कहेंगे कोकोस, बबूल, बेर, खैर, नीम, खेजड़ी, खजूर, पलास, नागफनी, कोलोलोआ, सतावर, एकासिया, केजराइना, ये सभी बबूल, बेर, खैर, कैक्टस, खजूर, खेजड़ी, नागफनी, सतावर, एकासिया, केजराइना, ये क्या है दोस्तों? ये है कांटेदार वन, मरुस्थलीय वन। तो इनके उदाहरण को रट लेना है, एग्जाम में आ ही जाते हैं, रिपीट होते हैं सवाल। अब देखते हैं पर्वतीय वन में, पहला पर्वतीय वन में पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन, ये कहाँ पर है? तो उत्तर भारत में नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 1800 से लेकर 3000 मीटर की हाइट में रहते हैं और 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कम से कम पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए ही चाहिए। हाइट ये 1800 से, कहाँ पर? 1800 से 3000 मीटर की हाइट। तो ये 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर उत्तर भारत में नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्र, काफ़ी हाइट वाले क्षेत्रों में ये पर्वतीय वन है, तो ये हाइट में होंगे। उत्तरी क्षेत्र के पर्वतीय वनों की तुलना में दक्षिण क्षेत्र के वन अधिक है, दक्षिण क्षेत्र के वन सबसे ज़्यादा है। उदाहरण में इसके रोडोडेंड्रॉन, चंपा, ग्राउंड फ्लोरा ये आ जाते हैं। अब देखते हैं पर्वतीय वनों में पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय में सिल्वर फिर, जूनिपर्स, स्प्रूस, पाइन्स, बर्च, ये है दोस्तों पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिमी हिमालय, लद्दाख और कश्मीर के अलावा जो उत्तर पश्चिमी हिमालय है ना, वहाँ पर पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये वन है। ये वन कहाँ पर, कौन सी वर्षा? जैसे कि इससे पहले समशीतोष्ण आपने देखे थे पर्वतीय वाले, समशीतोष्ण में 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए ही चाहिए, और पर्वतीय जो उपोष्ण कटिबंधीय है उसकी वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में और तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उदाहरण में चीड़, ओक, जामुन, रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फिर, जूनिपर्स, स्प्रूस, पाइन्स, बर्च, ये पर्वतीय जंगलों में होते हैं, और बाकी पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय चीड़, ओक, जामुन, रोडोडेंड्रॉन है। नेक्स्ट अपने वन है हिमालय वन में हिमालय आर्द्र वन और हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन। इसके बाद शंकुधारी वन देखेंगे। तो ये हिमालय आर्द्र वन कौन से, कहाँ पर होते हैं? तो हिमालय जहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये होते हैं हिमालय आर्द्र वन। 1000 से 2000 मीटर ऊंचे वाले क्षेत्रों में, जैसे कि हिमालय आर्द्र वन में ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियाँ होती है। तो ओक, चेस्टनट कहाँ पर होते हैं? हिमालय आर्द्र वन के उदाहरण है। हिमालय शुष्क शीतोष्ण, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल और किन्नौर जिले, हिमाचल प्रदेश के सिक्किम। तो हिमालयी शुष्क शीतोष्ण आप पूछे तो शुष्क शीतोष्ण में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल और किन्नौर जिले और सिक्किम में होते हैं। उदाहरण कौन से? हिमालय शुष्क शीतोष्ण में देवदार, ओक, शंकुधारी, चिलगोजा, शहतूत, मैपल, जैतून, विलो, विलो का बैट भी बनता है लकड़ी का। तो ये दोस्तों हिमालय शुष्क शीतोष्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देवदार, ओक, शंकुधारी वन है ना, हिमालय शुष्क शीतोष्ण का उदाहरण है शंकुधारी। जितने भी शंकुधारी कोनिफर्स है ना, ये हिमालय शुष्क शीतोष्ण है। इसके अतिरिक्त चिलगोजा, शहतूत, मैपल, जैतून, देवदार, ओक, ये हिमालय शुष्क शीतोष्ण जो होते हैं जम्मू कश्मीर में, जो होते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल, किन्नौर में, जो होते हैं सिक्किम में। अब जो कॉनिफर्स है, शंकुधारी वन है, एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी वन है? तो शंकुधारी वन में उदाहरण में आपके आ जाएंगे स्प्रूस, फिर, रेडवुड, पाइन, साइप्रस, देवदार। तो देवदार, साइप्रस, पाइन, फिर, स्प्रूस, ये सभी शंकुधारी वन है, जो कि मुख्य प्रकार के उदाहरण आपके सामने। अधिकांश शंकु वृक्ष होते हैं सदाबहार। शंकुधारी वन ज्यादातर सदाबहार है, नहीं हरे भरे रहते हैं, हमेशा पत्तियां हरी रहती है साल भर। शंकुधारी वृक्ष जिन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है, इस तरह के उप आर्कटिक जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। शंकुधारी वन का सबसे बड़ा एकल बैंड है वो साइबेरिया में टैगा है। और नेक्स्ट अपने वन है अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन और अर्ध अल्पाइन वन कहाँ पर होते हैं? तो हाइट वाले स्थान, पहाड़ों में ये वन होते हैं। ये वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई, बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं अल्पाइन वन दोस्तों। अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 3500 मीटर तक होती है। 2500 से 3500 मीटर वाले हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन। ये छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष होते हैं एक तरीके से। उदाहरण में केल, स्प्रूत, पश्चिमी हिमालय में जूनिफर्स, रोडोडेंड्रॉन, विलो, काली किशमिश, पूर्वी हिमालय में लाल देवदार, काला जूनिफर, भुर्ज है, लार्च है, ये सभी है अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन जो हिमालय के हाइट वाले इलाकों में होते हैं।
नेक्स्ट अपने हैं तटीय वन, दलदली वन भी कहते हैं। दलदली वन, तटीय वन कहाँ पर? तट जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में होंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, गोदावरी महानदी और कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र है। तो तटीय वन है, जो दलदली वन है ना, ये आर्द्रभूमि वन भी इसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, वेटलैंड है, दलदली है, आर्द्रभूमि है, तट है जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, अंडमान निकोबार का आइलैंड है, वहाँ पर दलदली वन होते हैं। इनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती है ताकि पौधे पानी को अवशोषित कर सके। उदाहरण में ताड़ आपका दलदली वन है, खोखले पाइन है, मैंग्रोव खजूर है, बुलेट वुड है, ये सभी तटीय वन है, दलदली वन है। नेक्स्ट अपना मैंग्रोव वन से एग्जाम में सवाल रिपीट होता है बार बार। मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये सुंदर वन की बात होती है। मैंग्रोव वन होता है तट पर ही होता है एक तरीके से। ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं और तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपर्दन से संरक्षण प्रदान करते हैं। तो तट पर ही होते हैं एक तरीके से। और भारत की वन स्थिति लेटेस्ट 2021 की रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट में मैंग्रोव वन है वो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, या फिर बोले तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है मैंग्रोव वन। और तटीय क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम में आने वाला फैक्ट है। पश्चिम बंगाल का जो गंगा डेल्टा क्षेत्र है, जिसे आप सुंदरवन से नाम से जानते हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, वो सुंदरवन ही है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा क्षेत्र में है सुंदरवन। प्रतिशत के अनुसार कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार है। ये वन जो मैंग्रोव वन है, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुअरीन मगरमच्छ का घर है मैंग्रोव वन, जो सुंदरवन सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये सभी आपने ऊपर प्रमुख वन देखे, उसको टेबल में आप देख सकते हो एक नज़र में, जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होते हैं, वर्षा क्या है, उदाहरण क्या, जैसे शुष्क उष्णकटिबंधीय वन में आपके आ जाएंगे साल, आम, बबूल बांस, 50 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। आर्द्र उष्णकटिबंधीय में रोजवुड, कुसुम, इंडियन चेस्टनट, लिट्सी बांस, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। पर्वतीय समशीतोष्ण ओक, फर्नेस, मेपल, जूनिपर, चिलगोजा, चिरपिन, देवदार, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय दालचीनी, जैतून, साल, सैंडल, लेबनाम, अनार, ओलियंडर, 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा। अल्पाइन वन है बहुत ज़्यादा हाइट पर, ब्लैक जूनिपर, ड्रॉपिंग जूनिपर और हनीस्कल, विलो, ये अल्पाइन वन है, पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में होते हैं। बात करें टुंड्रा में पाए जाने वाले पौधे के उदाहरण, एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए ले लिया। टुंड्रा में आर्कटिक मॉस, आर्कटिक विलो, कारिबू मॉस, लेब्राडोर टी, आर्कटिक पॉपी, कॉटन ग्रास, लाइकेन, मॉस। तो लाइकेन टुंड्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना। मॉस टुंड्रा में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा में पाए जाने वाले पौधे हैं लाइकेन, मॉस, इसके अतिरिक्त विलो। तो मॉस है, लाइकेन है, विलो है, ये टुंड्रा में पाए जाते हैं। टुंड्रा फिनिश भाषा का शब्द जिसका अर्थ है ऊंची भूमि या फिर वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। वृक्ष नहीं होता है ऐसा पर्वतीय रास्ता, ऊंची भूमि होती है जिसे टुंड्रा बोलते हैं। टुंड्रा प्रदेश के 3 प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। अब बात करते हैं आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी जो उदाहरण है पौधों की, पेड़ की, वो आपको जानना आवश्यक है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है आवर्तबीजी। मतलब ये हुआ कि जो पौधा है उसमें जो बीज है जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं और ये ढका हुआ रहता है बीज। ठीक है, फल और फूल दोनों होता है। जिम्नोस्पर्म में एक बीज गैर फूलों वाले पौधों द्वारा उत्पन्न होता है और नग्न होता है, ढकी हुई अवस्था में नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में उदाहरण पूछ ले तो एंजियोस्पर्म के उदाहरण में है गुलाब, लिली, ब्रोकली, केल, पेटनुआ, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा, नाशपाती, ये सभी एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म उदाहरण है जो आप उदाहरण देखते हो ना ज़्यादातर, सरू, गनेटम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिंकगो, साइकेड, जूनिफर, फिर, और ये सभी उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वन के हैं जो एक तरीके से आर्टिकल वाले हैं। जैसे वन है कौन सी अनुसूची का विषय है? तो वन संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय वन है। ये पहले दोस्तों राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए वन और वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण ये राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन आपको मिलेंगे, मौलिक कर्तव्यों में भी वन का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों में आर्टिकल 51 क उसके अंदर जी में बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण में वन वगैरह आ जाते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन आर्टिकल 51 का जी में मेंशन है। बाकी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में भी वन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 में क की बात करें, 48 क में राज्य पर्यावरण की रक्षा
और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये प्रमुख 3 जो आर्टिकल या फिर पॉलिटी के सवाल है वनों के, वो भी कवर हो गए हैं। तो वन संबंधित हैं, फसल संबंधित हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देखा मिलेट्स वगैरह के हैं, आम्र वर्षा काल वैसाखी है, फूलों वाली बौछार है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ से रिपीट हुए थे मक्का के सवाल। तो ये सवाल वेरी गोल्डन है, एक तरीके से डायमंड की तरह आप ले सकते हो, जो एग्जाम में सवाल आ ही जाते हैं। फसल वगैरह रबी खरीफ की फसलें वगैरह हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक से ज्वाइन कर लेना, ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।